नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। ऑपरेशन पराक्रम इस मुद्दे पर बातचीत होगी। इसका नाम जरूर सुना होगा आपने। लगभग 10 महीने तक भारत के लगभग 7 लाख जवान भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात रहे। पूरी दुनिया में आज भी जब भी विश्लेषण किया जा रहा है, कर रहे हैं लोग, किताबें लिखी जा रही हैं, ऑपरेशन पराक्रम पे 1-2 किताबें भी आई हैं, तमाम तरह के सवाल उसमें खड़े हुए हैं। नंबर एक, ऑपरेशन पराक्रम के पीछे कोई राजनीतिक ऑर्डर नहीं था, पॉलिटिकल विल नहीं थी, पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं था। नंबर दो, 20 साल बाद इस तरह के ऑपरेशन की क्या आवश्यकता थी, इससे क्या हमने पाया ऑपरेशन पराक्रम से। सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो कि अभी तक पूछा जा रहा है, आखिरकार ऑपरेशन पराक्रम से हमको क्या मिला। तमाम तरह के सवाल हैं ऑपरेशन पराक्रम से जुड़े हुए, जिनकी हम उधेड़बुन करेंगे, जिनका पोस्टमार्टम करेंगे कि इससे क्या मिला। और जब भी इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस की जांच पड़ताल की जाती है, तो उसके पीछे ये मंतव्य रहता है हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, और क्या आगे इससे जो गलतियां हुई हैं क्या उनमें कुछ सुधार होने की संभावना है या नहीं। हमारे साथ बातचीत में शामिल हैं, मैं आपका परिचय करा दूं, 3 हमारे मेहमान हैं और तीनों बहुत अनुभवी हैं रक्षा के मामले में। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं। जनरल शंकर प्रसाद, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच में भरत वर्मा जी हैं जो कि संपादक हैं डिफेंस, इंडियन डिफेंस रिव्यू के। भरत जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और लेफ्टिनेंट जनरल वी सूद हैं हमारे बीच में। माफ़ कीजिए, वी के सूद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वी के सूद हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल वी के सूद की खासियत ये है कि ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं और इन्होंने किताब भी लिखी है ऑपरेशन पराक्रम पे, द वॉर अनफिनिश्ड। किताब मेरे पास है। जनरल सूद, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। माफ़ी चाहूँगा नाम गलती के लिए। मैं आप ही से इस प्रोग्राम की इब्तिदा करूँगा क्योंकि किताब आपने लिखी है। लगभग लगभग मेरा ख्याल है जो पेजेस मुझको नज़र आ रहे हैं 200 पेज की किताब है ये। आप ये बताएं कि ऑपरेशन पराक्रम पे एक तो मुझको ये बता दें कि किताब लिखने का क्या मकसद रहा आपका, और इस किताब ने में क्या बात आपके सामने लिखते लिखते निकल कर के आई जो आपका मेन फोकस है इस किताब के अंदर। किताब लिखने के लिए जो जिस चीज़ ने मुझको प्रॉम्प्ट किया वह है कि ये 10 महीने तक की जो, जैसे आपने बताया अपने दर्शकों को, कि 10 महीने तक की लंबाई 7 लाख लोगों ने बॉर्डर के ऊपर काटी है। और इसका अंत क्या हुआ, उसको कोई और नाम दे के रीडिप्लॉयमेंट रक्षा मंत्री ने कह के ट्रुप्स को वापस बुला लिया। तो कहते हैं कि जब उतने दुख सहे तो उनके कदमों पे लगी मेहंदी। इस पूरे पराक्रम का मकसद क्या था और ये क्यों हुआ, और आर्मी की ये 10 महीने की जो डिप्लॉयमेंट रही, पूरा पीस टाइम जो आर्मी का रूटीन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। छुट्टियां बंद कर दी, जितने स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं बंद कर दिए, सब कोर्सेज कैंसिल कर दिए, फैमिली से जुदाई हुई। एक ऑपरेशन एरिया से ट्रुप्स दूसरे ऑपरेशन एरिया में गए। जो ट्रुप्स टर्नओवर हो रहे थे पीस स्टेशन में जाने के लिए, वो और 10 महीने उनका एक्सटेंड, मतलब पूरा उथल पुथल हो गई। और उसके बाद निकला क्या, और बाद में रक्षा मंत्री ने, गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्जेक्टिव दिए कि जी ये ऑब्जेक्टिव थे और ये अचीव हो गए हैं। ये सब कंट्राइव्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। यह ऑपरेशन पराक्रम शुरू हुआ था जब 13 दिसंबर को पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था, और 18 दिसंबर को 5 दिन के अंदर अंदर ये डिप्लॉयमेंट की मूवमेंट शुरू हो गई थी और ये कंप्लीट हो गई थी मिडिल ऑफ जनवरी तक। तो मैंने सोचा कि ये किया क्या है। 8,000 करोड़ से ऊपर आपने पैसा लगा दिया। इसकी ये तो सिर्फ अंदाज लगाया है कि इतना खर्च हुआ है। कोई कहता है 6,500 करोड़ है, हम कहते हैं 8,000 करोड़ है। कंप्यूट करना इसका मुश्किल है, लेकिन जो कुछ भी है कि JNK में
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इससे खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हुआ? JNK के इलेक्शन कितनी दूर थे जब तक, उसके ऊपर असर, ताकि वो पीसफुल रहें। क्या JNK के इलेक्शन पीसफुल थे? मतलब आपके हिसाब से आपके मन में इतने सवाल उठे और आपको लगा कि इसका विश्लेषण होना इसका चाहिए। विश्लेषण, इसका एनालिसिस होना चाहिए। इसी ने मुझको मोटिवेट किया कि ये किताब लिखनी मेरे ख्याल में जनरल पब्लिक के लिए ज़रूरी है। तो इस वास्ते आप किताब में देखेंगे कि लैंग्वेज इस किस्म की है कि कोई ज़्यादा ख़ास टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है, ताकि आम आदमी इस ऑपरेशन पराक्रम क्यों किया, क्या चीज़ थी ये, और भी उसमें कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसके साथ, उसको हमने इसमें किताब में लाने की कोशिश की है। जी, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, हम किताब पे ना भी जाएं, किताब तो प्रवीण साहनी और जनरल वी के सूद ने लिखी थी, लेकिन किताब से कई सवाल, मैंने इस किताब को पलटा है, जनरल सूद ने भी खुद अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। क्यों ऑपरेशन पराक्रम, क्या ऑब्जेक्टिव है? जी देखिए, ऐसा है, 20 साल बाद इस तरह के ऑपरेशन की जरूरत क्या पड़ी थी भाई? जब भी कोई मिलिट्री का ऑपरेशन करते हैं, जो मैंने अभी तक मिलिट्री की 1-2 किताबें पढ़ी हैं, उसमें कारण बड़ा स्पेसिफिक होता है। एक तो कारण स्पेसिफिक होता है और एक उसका एंड रिजल्ट क्या चाहिए वो बड़ा स्पेसिफिक होता है। जी, एनालिसिस के टाइम हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हर एक देश की एक पॉलिसी होती है, एक देश का नेशनल ऑब्जेक्टिव होता है और उससे बाकी सब चीजें फ्लो करती हैं। हमारे देश को इंडिपेंडेंट हुए 50 साल से ऊपर हो गए हैं। हमारी आर्मी आज की तारीख में एक वेल हार्डन्ड बैटल टेस्टेड आर्मी है और सारी दुनिया ये कहती है, हम ही लोग ये नहीं कहते, कि एक ये बड़ी अच्छी ट्रेंड मोटिवेटेड आर्मी इस देश के पास इस वक्त है। लेकिन बात जो समझ में नहीं आ रही वो ये है कि जो नेशनल पॉलिसी है वो आर्म्ड फोर्सेस के साथ किस तरह मैच कर रही है। जब एक देश लड़ाई पर जाना चाहता है तो यह समझना चाहिए कि उसकी आर्म्ड फोर्सेस ही केवल लड़ाई पर नहीं जाती हैं। जब लड़ाई डिक्लेयर होती है, वॉर डिक्लेयर होती है, इट्स ए वॉर बिटवीन अ नेशन एंड अनदर नेशन, यानी कि पूरे देश को मिलके एक दूसरे देश के साथ, जिसके साथ भी पाकिस्तान के साथ आपको लड़ाई लड़नी है। इट्स अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, नॉट अ वॉर बिटवीन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। तो इस चीज को मेरे ख्याल से ये देश अभी तक ठीक से समझ नहीं पा रहा है। अगर आपको पाकिस्तान के साथ लड़ाई में जाना है तो इस सरकार को, इस देश को पूरा को एक वो सवाल बाद में करेंगे। देखिए, तो ये जो पॉइंट था इसमें सरकार का देश का पाकिस्तान के साथ लड़ना इस वक्त जरूरी है कि नहीं, इस बात को भूल गए। सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस वर्सेस आर्म्ड फोर्सेस को लड़ाई के तरीके से इन लोगों ने देखा और आर्म्ड फोर्सेस को मोबिलाइज करा दिया। उधर से पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस मोबिलाइज हो गई। अब दोनों देश लड़ाई के लिए तो तैयार नहीं थे। हुआ क्या कि दोनों कंट्रीज की आर्म्ड फोर्सेस लड़ाई की हालत में 10-12 महीने बैठी रही। यह शुरू से लग गया था, जनवरी के महीने से साफ दिख रहा था कि भारतवर्ष इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएगा। जब 12 जनवरी को मुशर्रफ साहब ने, मैं जनरल साहब एक बात और कहता हूं, हमने एक लड़ाई बिल्कुल, हम तो आप लोग इराक की लड़ाई में आते रहे लगातार, इराक की लड़ाई का अमेरिका का पूरा वर्डिक्ट क्लियर था। बिल्कुल सही है ना? ऑपरेशन इराक उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था और वर्डिक्ट क्या था? सद्दाम हुसैन का तख्ता पलटना, इराक पे इराकी फ्रीडम उन्होंने नाम दिया, सद्दाम हुसैन को वहां से गिराना। एक विजन बड़ा क्लियर था। ऑपरेशन पराक्रम के साथ, जैसे कि जनरल सूद ने लिखा भी है, द वॉर अनफिनिश्ड, कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं था। वही तो बात कह रहा हूं मैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इस देश का, इस नेशन का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। और ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई थी 12 जनवरी को, जिस दिन मुशर्रफ साहब का जो वो एक एड्रेस हुआ था टेलीविजन में, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था 12 जनवरी का, 12 जनवरी को, कि किस किस्म से लड़ाई होगी या नहीं होगी। और जो लफ्ज उस दिन मुशर्रफ साहब ने इस्तेमाल किए थे, उससे साफ जाहिर हो गया था ना हिंदुस्तान उन पर अटैक करने वाला है, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ना चाहता है। उसके बाद अप्रैल में एक मौका आया, उसके बाद भी ये बात इसी तरह से टल गई। उसके बाद अगस्त सितंबर में एक मौका आया, उसके बाद भी ये बात इसी तरह से टल गई। तो कहने का मतलब ये है कि जनवरी से ये साबित हो गया था और सफा नजर आ रहा था कि लड़ाई का किसी को कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई मिशन नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों आर्म फोर्सेस को मोबिलाइज करके बॉर्डर पे खड़ा कर दिया है। जब हुकूमत
किसी भी देश की अपने सियासती उसमें क्लियर नहीं होती, जो जनरल साहब, दोनों जनरल साहब कह रहे हैं आज, वो युद्ध कर ही नहीं सकती, लेकिन वो पुलिस फोर्स की तरह फौज को इस्तेमाल करती रहती है। और अगर 18 साल से प्रॉक्सी वॉर खत्म नहीं हुई, आपके पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, आपने उसको पुलिस फोर्स की तरह मोबिलाइज कर दिया गुस्से में आके, उसका एंड रिजल्ट, एंड ऑब्जेक्टिव, हर चीज को, कूटनीति को देख के, इंटरनेशनल रिलेशंस को देख के, आपको अपनी ताकत देख के, आपकी कितनी प्रिपेयर्डनेस एज अ नेशन, सब चीजों को देख के बिना सोचे समझे आपने गुस्से में आके और जनता को दिखाने के लिए कि हमारे पार्लियामेंट में अटैक हुआ और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कुछ उड़ जाते, उस दिन बच गए, लेकिन उड़ जाते, इसलिए हमने फौज भेज दी है। और फौज जब वहां चली गई तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना कम होता गया, क्योंकि आप, ये स्टेमिना जो है पॉलिटिकल विल का है कि गुस्से में आके आपने फौज भेज दी, एंड रिजल्ट नहीं देखा। भारत, एक और सवाल उठता है, मैं आप तीनों लोगों से पूछूंगा कि जब भी, मुझको हो सकता है मुझे और टेक्निकल डिटेल नहीं मालूम है, जब भी देश का प्रधानमंत्री या कैबिनेट डिसाइड करके मिलिट्री जनरल को ऑर्डर देती है, तो ऑर्डर इज वेरी स्पेसिफिक, जनरल साहब, शुड बी, होना चाहिए। तो और जनरल शुड आस्क व्हेन देयर इज नो डायरेक्टिव। तो हमारे जनरल साहब जो मलिक साहब थे उस समय, उन्होंने नहीं पूछा ऑपरेशन पराक्रम का मकसद क्या है, व्हाई आई शुड गो? जनरल मलिक नहीं थे उस टाइम पे, जनरल पद्मनाभन थे। सॉरी, माफ कीजिए, जनरल पद्मनाभन जी। पूछा गया है सवाल, हाँ, और आर्म फोर्सेस ने, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने गवर्नमेंट को कहा कि पॉलिटिकल डायरेक्टिव कहाँ है, कि आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वी आर एन इंस्ट्रूमेंट, हम तो उसका एक जरिया हैं उस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जी। वो आज तक कभी किसी को नहीं मिला। तो जब गवर्नमेंट ही इसी चीज के ऊपर क्लियर नहीं थी कि उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है क्या, तो ऑपरेशन पराक्रम या मोबिलाइजेशन, ये तो कोड नेम दिया हुआ ऑपरेशन पराक्रम, लेकिन जो मोबिलाइजेशन है, मोबिलाइजेशन के लिए है ये, जो मोबिलाइजेशन का मकसद सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो है कि आपने मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। पॉलिटिकल ऑप्शंस खत्म हो गई हैं, आपकी डिप्लोमेटिक ऑप्शंस खत्म हो गई हैं, इंटरनेशनल ऑप्शंस खत्म हो गई हैं, सिर्फ अभी एक ही ऑप्शन बची है कि आप इस मिलिट्री ऑप्शन। तो मिलिट्री ऑप्शन को पहले बड़ा सोच समझ के, क्या मिलिट्री ऑप्शन आपकी समस्या को हल कर देगी? क्या अगर जब लड़ाई करते हैं तो उसके जो आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल हो सकेंगे कि नहीं? जब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स का ही नहीं मालूम है तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स क्या बन सकते हैं उसमें? और दूसरी चीज यह है कि जब आपने ये फैसला कर लिया कि मिलिट्री ऑप्शन, बहुत वजह हैं इसकी, और सबसे बड़ी वजह यह है कि इंटरनेशनल प्रेशर, और ख़ास तौर पे अमेरिका का प्रेशर, क्योंकि पाकिस्तान की 2 कोर्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, ट्राइबल एरिया में, अलकायदा और तालिबान से सुलझने के लिए जनरल साहब देखिए, ये सब टेक्निकल डिटेल है, ये टेक्निकल डिटेल नहीं है। देखिए, दर्शक जो है ये जानना चाहता है कि जो हमारे देश का रहनुमा है, जिसके पास ताकत है मिलिट्री को मूव कराने की, जिसके हुक्म से मिलिट्री चलती है, अगर उसके पास वो भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, लीडरशिप वेरी क्लियर नहीं है, तो मिलिट्री के पास क्या ऑप्शन है? मिलिट्री के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि उनको समझाना। नहीं, अगर नहीं समझते हैं तो मिलिट्री तो हुक्म बजाने के लिए है, मिलिट्री उसको क्वेश्चन नहीं करती है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात भी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग लौट करके आएंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे कि जब देश का नेता दिग्भ्रमित हो और सेना को हुक्म चलाने का हुक्म के लिए कहा जाए और सेना आगे बढ़े, तो सेना के सामने क्या विकल्प हैं? सेना तो आगे बढ़ेगी ही,
लेकिन हासिल क्या होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे ऑपरेशन पराक्रम पर। प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव, कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। MDH रूह अगरबत्ती की सुगंध, हो भगवान सचमुच प्रसन्न। MDH रूह। धूप में जाना है पर यूवी रेस से त्वचा झुलस सकती है, लेकिन अब आप जा सकते हैं क्योंकि आयुष सनस्क्रीन लोशन त्वचा को दे पोषण, गोरापन और सुरक्षा धूप से। अब धूप से क्या डरना? Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. It was a constant struggle. Now she is confident of her future. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. देश की राजधानी कितनी बेहाल, कितनी बदहाल और कितनी खुशहाल। क्या है आपके इलाके में बिजली, पानी, परिवहन, सड़क और सफाई व्यवस्था का हाल? अपने क्षेत्र के पार्षद और विधायक से पूछें सवाल। रात 10 से 11 बजे सोमवार से शनिवार। राजधानी। आखिर कौन है इन सब के जिम्मेदार? आपकी तरक्की के संघर्ष में आपका हमसफर जैन टीवी। घटनाचक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ऑपरेशन पराक्रम की चर्चा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद देश में जो सेना गई थी उस मरीज का क्या हुआ और ऑपरेशन से हमने क्या सीखा। क्योंकि ऑपरेशन के बाद चाहे वो ऑपरेशन मेडिकल हो या कोई भी हो, हमेशा एक पोस्ट ऑपरेशन मीटिंग होती है जिसमें तय किया जाता है कि इस ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ। हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन से क्या हासिल हुआ और क्या भविष्य में इस तरह का ऑपरेशन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं और लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. सूद हैं हमारे साथ और भारत वर्मा जी हैं। और वी.के. सूद साहब ने किताब लिखी है प्रवीण साहनी के साथ, ऑपरेशन पराक्रम द वॉर अनफिनिश्ड। इसी के ताने बाने में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन पराक्रम में क्या हुआ। जनरल शंकर प्रसाद, मैं जनरल सूद से सवाल कर रहा था जाने से पहले, ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल किया था कि मिलिट्रीली हो सकता है पॉलिटिकल डिसीजन क्लियर नहीं है और आप पूछ रहे हैं लगातार कि साहब दिस डिसीजन इज कंफ्यूज, जैसे कि ऑपरेशन पराक्रम में हुआ। तो मिलिट्री के पास क्या ऑप्शन है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, इस सवाल का जवाब दो एग्जाम्पल से बड़ा अच्छा दिया जा सकता है। अगर आप 1971 की लड़ाई की तरफ देखें तो ये कॉमन नॉलेज है और किताबों में भी लिखा है और सबको पता है कि फरवरी मार्च के महीने में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मानिक शाह को बुलाया था और उनसे कहा था कि हम बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई करना चाहते हैं और ये हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव है, तो आप इसकी कार्रवाई शुरू करें। एक किस्म से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उस टाइम ये हुक्म दिया था। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसके बारे में जवाब दिया कि आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव मुझे मालूम चल गया है और इसको विस्तार पूर्वक आप और भी बता दीजिएगा, लेकिन ये कब ऑपरेशन होगा, किस तरह से होगा, क्या तारीख को शुरू होगा, किस किस्म का मोड लेगी, ये मैं बाद में सोच लूंगा और उसी तरह से करूंगा। और ये लड़ाई बाद में असल में शुरू हुई नवंबर के महीने में जाके। तो उस टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को अपनी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू बताया और प्राइम मिनिस्टर ने उसको एक्सेप्ट किया और वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑपरेशंस इन द मॉडर्न हिस्ट्री, लिबरेशन ऑफ अ नेशन, took place as a result of the 1971 Indo-Bangladesh war.
इट इज अ ग्रेट सक्सेस एंड अ ग्रेट फेदर इन द कैप ऑफ द इंडियन आर्मी। और फील्ड मार्शल मानेकशॉ जो बाद में बने, उनके ऊपर ये बड़ा सरताज है आज की तारीख में भी कि उन्होंने इस किस्म की लड़ाई को लीड किया। मॉडर्न टाइम में और नज़दीक देखिए अभी इराक में क्या हुआ। इराक में जो यूनाइटेड स्टेट्स अलाइड फोर्सेस के जनरल साहब थे, उन्होंने शुरू में कहा, ये अब निकल रहा है अखबारों में और मीडिया में, कि इस लड़ाई में इतना टाइम लगेगा, 20 दिन लगेंगे, महीना भर लगेगा। लेकिन जब उनको प्रेशराइज किया गया तो वही जनरल्स कहने लगे कि हाँ 6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑ करेंगे, क्या लफ्ज जाने बड़े बड़े अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल कर, शॉक एंड ऑ, और उससे हम सारे इराक को यूं 6 दिन में खत्म कर देंगे। आखिर में हुआ क्या? महीना भर, 20 दिन, 25 दिन लड़ाई चली और अभी भी चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि आर्मी जनरल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो ट्रेंड प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं। एक जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है उसकी तकरीबन 40 साल सर्विस होती है, 40 इयर्स ट्रेनिंग लगाओ तो 44 इयर्स। तो उसको इस चीज का एहसास होता है कि इस काम को मैं नेशनल ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा कर सकता हूं। तो पहली बात तो नेशनल ऑब्जेक्टिव को समझना, नेशन का क्या आर्म्ड फोर्सेस को डायरेक्टिव है, उस डायरेक्टिव को फिर एनालाइज करके मिलिट्री प्लान बनाना। जैसे कि जनरल साहब कह रहे थे कि इसमें जब तक कि कोई नेशनल ऑब्जेक्टिव और डायरेक्टिव इशू ही नहीं हुआ तो आर्म्ड फोर्सेस क्या प्लान बनाएंगे उसके बारे में। सिर्फ ये कह देना कि इसको मोबिलाइज कर दिया जाए, ये तो बहुत एक अनप्रोफेशनल नहीं। तो भारत में ये मानो हम, ये भारत ने जो कहा वो बात बड़ी सही है कि इस किस्म से होने लगा है कि आर्म्ड फोर्सेस को पुलिस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वारदात हुई वहां पे पुलिस भेज दो भाई। नहीं, देखिए ये सारा डिबेट बिल्कुल ठीक है भरत, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। इसका मतलब मिलिट्री लीडरशिप इज समवेयर वीक, that they are following the orders of the weak political leadership. No, that one has to accept that at times it is not being able to tell the government forcefully. But one but General Padmanabhan, we should say, General Padmanabhan was a most competent general in the Indian Army. What Manekshaw, जो जनरल शंकर प्रसाद कर रहे हैं, फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने जो इंदिरा गांधी को बोला, उसमें इंदिरा गांधी में भी इतनी समझ थी कि वो जो कह रहे हैं सही है और एक प्रोफेशनल एडवाइस दे रहे हैं, और उनमें इतना बड़ापन था, वो एक्सेप्ट कर सकते थे। तो इसमें कमी इंडिविजुअल प्लेयर्स की दोनों साइड में कही जा सकती है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी ज्यादा है, क्योंकि दे आर यूजिंग द आर्म फोर्सेस मोर एंड मोर एज अ पुलिस फोर्स। कहीं आग लग जाए देश में, आर्मी को भेज नहीं, उस सब्जेक्ट पे तो हम बाद में जाएंगे। वो तो देखिए मैं जिस बात पे फोकस कर रहा हूँ, नहीं, मैं ये बात मैं चाह रहा हूँ, क्या जनरल पद्मनाभन को ये नहीं कहना चाहिए था कि दैट इज नॉट पॉसिबल अनटिल अनलेस यू गिव मी क्लियर डायरेक्टिव। नो, आई एम सॉरी, ऐसी बात कोई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं कह सकता है। उसका फर्ज है और उसने किया भी है कि बताइए कि साहब आपका नेशनल एम क्या है, और एक पॉलिटिकल डायरेक्टिव दीजिए और उसमें ऑब्जेक्टिव्स दीजिए हमें, क्या हमने हासिल क्या करना है। उसके बाद एक मिलिट्री प्लान बनाएंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने दे देंगे, चलिए मोबिलाइजेशन में 1 महीना लग जाएगा, जब तक दे दिया जाएगा, एंड देन यू कैन मेक योर मिलिट्री प्लान्स। आर्मी चीफ का काम यह है, और 3 सर्विसेज के चीफ्स का आर्मी उनका फर्ज बनता है कि गवर्नमेंट को जितना फोर्सफुली कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहें, और कहते हैं। 71 में भी फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कहा था, और उसने एक चीज इंदिरा गांधी को और कही थी कि आप मुझे, जैसे शंकर ने बताया, कि ये मत बताइए क्योंकि मेरी फौज अभी तैयार नहीं है, मुझको इतना टाइम लगेगा। और उन्होंने जितनी कमियां थी, जितनी डेफिशिएंसीज थी, उनको मेकअप किया, मोबिलाइज किया, और उनको कहा उसमें 5-6 महीने और लग सकते हैं, और लगे। इसी तरीके से आर्म फोर्सेस के जो चीफ्स हैं वो कभी रुकते नहीं हैं गवर्नमेंट को बताने के लिए, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो क्या डिसीजन इसके ऊपर लेते हैं वो। तो ये तो बिल्कुल साफ चीज है कि इसमें ऐसी कोई वीकनेस मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं। वीकनेस विद द सर्विसेज चीफ्स आई एम नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट, बिकॉज देयर इज नो रीजन, कोई ऐसी वजह नहीं है कि सर्विस चीफ गवर्नमेंट को ना बताए कि साहब मुझको ये चीजें चाहिए आपसे। नहीं, पर आपको, आपकी समझ से मैं भरत से पूछ रहा हूँ, भरत क्या आपको समझ में आया ये ऑपरेशन पराक्रम, व्हाट इट इज एग्जैक्टली?
नहीं, you see, मतलब हमारे दर्शकों को आप ये बता सकते हैं कि भाई ऑपरेशन पराक्रम क्यों हुआ और क्या हमने हासिल किया? नहीं बता सकते। कारण बहुत सिंपल है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप 56 साल में एक आध बार छोड़ के, बिकॉज दुनिया भर में जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं उसमें बहुत सारे सोल्जर्स, ऑफिसर्स सेकंड कैरियर पॉलिटिक्स में करते हैं, या हमारे यहाँ क्या है कि पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उसको फौज के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री पावर जिसको कहा जाता है और उसका करेक्ट इस्तेमाल उनको पता नहीं है। और जो गैप है पॉलिटिकल लीडरशिप में और मिलिट्री के बीच में, उस चीज को समझने का दायरा इतना बड़ा है, ना वो समझना चाहते हैं ना सोचना चाहते हैं। अब कुछ कोशिश की जा रही है पॉलिटिकल लीडरशिप, जो नए लोग आ रहे हैं, कि इसको समझा जाए, बट वो जो कमी है दिमाग में कि अगर मैं ये कर दूंगा तो वो देश अमेरिका मेरे ऊपर प्रेशर ये कर देगा, वो ये कर देगा, वो जो घबराहट है, वो घबराहट जब तक दिल से नहीं निकलेगी तो आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बन नहीं सकते। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बातचीत के दूसरे दौर में हम ये बात करेंगे खास तौर से कि ऑपरेशन पराक्रम से के एनालिसिस से क्या डिफरेंसेस निकली, क्या हम लोग मिलिटरीली प्रिपेयर थे, और जब डिप्लॉयमेंट हुआ तो क्या क्या कमियां नजर आई। जनरल सूद बताएंगे, उसके बाद विल सी टू इट। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं उसके हिसाब से ऑपरेशन पराक्रम की मुख्य बातें क्या हैं। देखें, हम लोग एक ग्राफिक की मदद से देखेंगे। द स्टेटिस्टिक्स इज 1847 द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन द इंडियन आर्मीज वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न सेक्टर फ्रॉम दिसंबर 2001 टू अक्टूबर 2002. Indian Army puts the kill ratio of soldiers at 1:5. That is, one soldier lost for every 5 militants killed in Jammu and Kashmir. 982 Indian soldiers were killed and 2,507 injured in counter-insurgency operations in Jammu and Kashmir in 3 years from January 2000. The Indian Army is 12 lakh strong. Some 7 lakh troops were at staging post in western sector and involved in counter-insurgency operation in Kashmir during Operation Prakram. The cost of operation, यानी कि ऑपरेशन की कीमत, the cost of Operation Prakram, the name given to the deployment of the 3 defense services after the terrorist attack on Parliament on December 13 last year, has shot up to upwards of rupees 6,500 crore. Pakistan President General Pervez Musharraf has estimated that for the Pakistan, the cost of military deployment in response to Operation Prakram was approximately 1.4 billion. अगर दोनों देशों का पैसा मिला दें तो 13,000 के करोड़ के करीब बैठता है. The army is the biggest contributor to the expense. Latest figure collated by Army Headquarters indicate that the cost of mobilization of 5 lakh troops, including pay and allowances, field allowances for 1 year and transfer grants alone, is rupees 700 crore. The wear and tear cost of equipment adds up to rupees 1,300 crore. The depletion of mines, ammunition, and warlike stores is around rupees 550 crores. Transport and fuel costs together add up to rupees 850 crore, and compensation paid to civilians for loss of property, life, crops, etc. is around 350 crore. The figure adds up to rupees 3,860 crore and does not include the cost of withdrawal of troops, that is around 500 crore. The cost of demining 1 million mines, for which new demining equipment had to be bought. The Navy and the Indian Army, the Indian Air Force and the Coast Guard, which is estimated to be another 1,000 crore. So ये तो था आर्मी का ऑपरेशन पराक्रम का लेखा जोखा कि हमने कितना पैसा खर्च किया. अंततः वही सवाल है. अब हम जो बातचीत के दूसरे दौर में चर्चा करेंगे, इस ऑपरेशन पराक्रम से हमने क्या सीखा और इस ऑपरेशन पराक्रम में हमने क्या गलतियां की. छोटे से ब्रेक के बाद. जहाँ जहाँ जाए शुभ लक्ष्मी वहाँ खुशियों में आए. हरी वर्षा धूप सच सच MDH MDH. Here begins the era of royalty.
For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ऑपरेशन पराक्रम पर चर्चा हो रही है और ऑपरेशन पराक्रम का ऑपरेशन करने की कोशिश में है हम लोग कि इस ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, क्या ऑपरेशन ये ठीक था या गलत, इससे क्या सीखा हमने या क्या नहीं सीखा। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वी के सूद और भरत वर्मा जी। जनरल शंकर प्रसाद, आप हमको ये बताएं कि मिलिट्रीली जो हमने डिप्लॉयमेंट की, उस डिप्लॉयमेंट में क्या हम लोग ट्रुप वाइज, मैकेनिकल वाइज यानी ट्रांसपोर्ट वाइज, एयरफोर्स वाइज इतने इक्विप थे कि मान लीजिए इवेंचुअलिटी में अगर युद्ध शुरू होता तो क्या हम लोग बिल्कुल तैयार थे उस तरह से, या इससे क्या सीख मिली हमको कि हम लोगों की कहाँ कहाँ गलतियां हुई? देखिए, अभी जो हमने दो हिस्से किए इस प्रोग्राम के, उसमें यह साबित हो रहा था कि सरकार ने कुछ गलतियां की और आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉय की गई, वो सब हम बात कर चुके हैं जी। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई से और इस ऑपरेशन पराक्रम से फायदे क्या हुए। कुछ फायदे भी तो हुए होंगे निश्चित रूप से। पहला फायदा ये हुआ कि आर्म्ड फोर्सेस को एक 71 के बाद मौका मिला पूरी आर्म्ड फोर्सेस को मोबिलाइजेशन करने का, और मोबिलाइजेशन की प्रैक्टिस हो गई अच्छी, और इसमें को ट्रेनिंग वैल्यू निकली, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली मोबिलाइज एंड ट्रेन देमसेल्व्स। तो जो मोबिलाइजेशन प्लान पिछले 20-25 साल से बने हुए थे, 71 की वॉर के बाद इस्तेमाल नहीं हुए थे, वो भी इस्तेमाल हो गए, और वो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ कि बड़े कामयाब हुए। The mobilization of the Indian Army in particular and of the armed forces was more than satisfactory as to the plans that were made for it, जो हमारे plans उसके। दूसरा इसका बड़ा फायदा ये हुआ कि जो हमारी यूनिट्स हैं उनको एक मौका मिला अपनी यूनिट्स को एक यूनिट की हालत में देख के और कोई फालतू काम में इन्वॉल्व ना होके और कन्वेंशनल वॉर की ट्रेनिंग करना। 1990 से जब से ये इंसर्जेंसी कश्मीर के अंदर शुरू हुई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी इंसर्जेंसी के अंदर इन्वॉल्व थी, और अक्सर ये सुनने में आता था कि क्या आर्मी इंसर्जेंसी में इतनी इन्वॉल्व हो गई है कि कन्वेंशनल वॉर की ट्रेनिंग भूल गई है। तो ये एक मौका मिला सब कमांडिंग ऑफिसर्स को अपनी यूनिट्स को ट्रेन करने का, और ये भी मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि ये 10-12 महीने का जो टाइम मिला, इसमें इंडियन आर्मी ने इसको बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया और हर एक यूनिट को अच्छी ट्रेनिंग करने का मौका मिला। तो इससे क्या हुआ, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड कन्वेंशनल वॉर के लिए अच्छे हो गए और आर्मी एक कन्वेंशनल वॉर के लिए अच्छी तरह से तैयार हो गई। तीसरा इसका यह फायदा हुआ कि जितनी बॉर्डर्स की हम लोगों को माइनिंग या इस किस्म की चीजें करनी थी उसकी, और फील्ड फोर्टिफिकेशंस जो बनाने थे, उसमें काफी हद तक प्रोग्रेस हुई। हालांकि माइन लगाने के नुकसान भी बहुत हुए हैं, वो सब जानते हैं कि इतनी माइन लगाई गई, वो माइन बेकार हो गई, कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई, मिलिट्री कैजुअलिटीज हो गई, अब उठाने में दिक्कत हो रही है, सब जरूर है। लेकिन लाइव माइन लगाने की प्रैक्टिस, लाइव माइन के अंदर ट्रेनिंग करने की प्रैक्टिस, फील्ड फोर्टिफिकेशन बनाने की प्रैक्टिस, ये बहुत अच्छी हो गई। इस सब चीज का निचोड़ ये है कि इस 10 महीने के अंदर आर्मी को इन पर्टिकुलर एक मौका मिला कन्वेंशनल वॉर की अच्छी तैयारी करने का, और उसको आर्मी ने उसका पूरा फायदा उठाया। जो हमारे लोअर कमांडर्स हैं उन्होंने खास तौर से, बटालियन कमांडर्स जो हैं उन्होंने खास तौर से इसका पूरा फायदा उठाया कि हम एक लड़ाई की तजवीज बना के तैयारी करें। उन्होंने, मैं समझता हूं, कई एक रिहर्सल्स भी किए होंगे, जो ऑफेंसिव टास्क हैं, जो डिफेंसिव टास्क हैं, उनकी एक्सरसाइजेस की हैं, उनके रिहर्सल किए हैं, और उससे काफी इन लोगों को एक्सपीरियंस गेन हुआ है। तो ये तो इसकी प्लस पॉइंट हुआ जी। अब माइनस पॉइंट तो आपने आंकड़े बताई दिए कि इतना खर्चा हुआ इसका, इतना ये हुआ। इसमें एक फायदा और बताता हूं, और वो सबसे बड़ा फायदा फौज को ये हुआ
कि जो भी इक्विपमेंट डेफिशिएंट था वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बस फोन के ऊपर सैंक्शन करना शुरू कर दिया, क्योंकि हिंदुस्तान की फौज तीनों सर्विसेज में डेफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट और जिस तरह से इक्विपमेंट नहीं आता है और फाइल्स मूव करती रहती हैं और परचेज और वापस 9,000 करोड़ जाते हैं हर साल, वो डेफिशिएंसीज काफी हद तक कि जहां टैंक के लिए अगर आपने एक मिसाल के तौर पर एक बोल्ट आपको मिलता था 6 महीने में, आपने अब मांगा ऑपरेशन पराक्रम में तो उसने बोला 10 रख लो, बाद में काम आएंगे। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो उदारता हुई इसमें, उसमें आर्मी की डेफिशिएंसीज काफी मेकअप हो गई और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा, और अगर इसी के लिए डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए ऑपरेशन पराक्रम फिर करना पड़े तो इट इज नॉट अ बैड आइडिया। माय गॉड भरत, तो आपका देश इसी तरह डेफिशिएंसी पूरी करता है। नहीं, देन बाय लूजिंग 8,500 करोड़ रुपीस और 6,500 करोड़, उसमें असला भी बहुत आया ना। नहीं, अब वो आपने 6,500 नहीं, अगर 6,500 करोड़ रुपए खो करके आप कुछ नट बोल्ट की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना चाहते हो, नट बोल्ट में एक मिसाल दे रहा हूं, उसमें सब कुछ इक्विपमेंट्स आए हैं और धड़ाधड़ आए। चलो सूद, आपने तो पूरी किताब, मैंने किताब पढ़ी नहीं है, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैंने आपकी कुछ समरीज पढ़ी हैं, उसके हिसाब से इसमें आपने कुछ डेफिशिएंसीज की ओर इशारा किया इस किताब में, वो आप हमको बताएं। देखिए, डेफिशिएंसीज तीनों सर्विसेज में है और ये डेफिशिएंसी आज से नहीं है, ये डेफिशिएंसीज पिछले 2 डेकेड से चल रही हैं और ख़ास तौर पे जो डेकेड नरसिम्हा राव के टाइम पे जब वो प्रधानमंत्री थे, उस टाइम से डिफेंस बजट को इस बुरी तरीके से काटा गया कि कोई डेफिशिएंसी, सिर्फ रेवेन्यू बजट आपका, कैपिटल एक्सपेंस उसमें से कुछ नहीं हो सकता था, तो कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं हो सकती थी, कोई डेफिशिएंसीज नहीं हो सकती थी, एक्स इंपोर्ट, और भारत में भी जो चीज़ें बनती हैं उसके ऊपर भी ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता था। तो डेफिशिएंसीज हमारी टैंक्स में, गाड़ियों में है, व्हीकल में। जब मैं सर्विस में था उस टाइम पे कोई 8,000 करोड़ की इक्विपमेंट डेफिशिएंसी थी। अभी तो आजकल के भाव से तो वही उसी को मान लीजिए तो 16, 17, 18,000 करोड़ हो जाएगी। माइंस और ख़ास तौर पे क्रिटिकल एम्युनिशन जो बहुत ज़रूरी है और क्रिटिकल है, उसकी डेफिशिएंसी कहाँ, उसकी 1% है वॉर वेस्टेज रेट के हिसाब से, कम से कम 15 दिन का WWR वॉर वेस्टेज रेट होना चाहिए। कई चीज़ें सिर्फ हमारे पास 3 दिन का वॉर वेस्टेज रेट था जी। तो उन डेफिशिएंसीज को पूरा करना बिल्कुल ज़रूरी है लड़ाई ज्वाइन करने से पहले, नहीं तो आपका जितना फाइटिंग स्टेमिना है वो ख़त्म हो जाएगा। पहले 3 या 4 दिन नहीं, 6-7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और अगर उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है तो लड़ाई फिर क्यों शुरू की, तो हार निश्चित है जी। तो ये डेफिशिएंसी जो है, ये इस ऑपरेशन जी, जनरल शंकर प्रसाद जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कारगिल वॉर की तरफ ध्यान दें थोड़ा सा, तो आपने देखा होगा कि कारगिल वॉर के दौरान में बहुत डेफिशिएंसी सामने आई थी देश के, और उस टाइम भी बड़ा ये हल्ला मचा था कि आर्म फोर्सेस की डेफिशिएंसीज को पूरा किया जाए। तो उस टाइम फिर कई एक ऑर्डर्स प्लेस हुए, जैसे कि मिसाल के तौर में स्नो क्लोथिंग एक ले लीजिए आप, कारगिल के टाइम में स्नो क्लोथिंग की बड़ी भारी डेफिशिएंसी सामने आई थी, और उस वक्त स्नो क्लोथिंग को इन्होंने प्रायोरिटी पर ऑर्डर किया, लेकिन वो स्नो क्लोथिंग आई कब, जब कारगिल वॉर समाप्त हो चुकी थी। उसी तरह से कारगिल वॉर में जो क्रिटिकल डेफिशिएंसी सामने आई, जब तक उनके ऑर्डर्स प्लेस हुए और जब तक वो आना शुरू हुई, तब तक कारगिल वॉर काफ़ी पीछे जा चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। इसी तरह से जब पराक्रम शुरू हुआ तो उस टाइम पराक्रम की डेफिशिएंसीज निकली कि साहब इंडियन आर्मी के पास यही डेफिशिएंसीज हैं, और जब तक उन डेफिशिएंसीज को पूरा करने की कोशिश की गई और एक आधा चीज़ें आई, कुछ नहीं आई, तो पराक्रम ख़त्म हो गया और उसके बाद गाड़ी फिर वहीं रुक गई। अगर आज का अखबार आप पढ़ें तो रक्षा मंत्री जी ने यही कहा है कि डिफेंस में काफ़ी डिले होती हैं प्रोक्योरमेंट्स में। कहने का मतलब यह है कि आर्म फोर्सेस की डेफिशिएंसीज को हमें समझना चाहिए, आर्म फोर्सेस की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनना चाहिए। हालांकि 5 ईयर रोलिंग प्लान बनता है, लेकिन उस पर कोई इतना गौर नहीं होता है।
अगर इस देश को अपनी डेफिशिएंसीज पूरी करके आर्म फोर्सेस को लड़ाई के लिए तैयार करना है तो इस चीज को कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। 2 से 3 साल में आप अगर प्लान के जरिए अपनी डेफिशिएंसीज को कंप्लीट करेंगे तब आप कह सकेंगे कि हमारी आर्म फोर्सेस इस वक्त लड़ाई के लिए तैयार हैं। एक बात बताइए जनरल, आप मुझको ये बताएं कि कभी 10 महीने में, आपने तो थ्रेड एंड बेयर एनालाइज किया है, तो कभी 10 महीने में ये लगा कि पाकिस्तान जिस तरह से हम सीमा पे तैनात हैं, पाकिस्तान हम पे अटैक कर सकता है? नहीं, ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अटैक जब भी करता है जब उसको ये पूरा अंदाज हो जाता है कि इंडिया उनके ऊपर अटैक करेगा, तो फिर उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए, टैक्टिकल सरप्राइज हासिल करने के लिए और कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस के लिए वो कर सकता था। क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने शुरू में ही कह दिया था कि, जैसा भरत ने शायद बताया था, कि लड़ाई की संभावना बहुत कम है और ये जो आप कोर्सिव डिप्लोमेसी जिसको लोग बोल रहे हैं, ये कोर्सिव डिप्लोमेसी का असर पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा। नहीं, मगर जो ऑपरेशन पराक्रम को जो कोर्सिव डिप्लोमेसी का शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, एक सवाल और भी खड़ा होता है ना, हाँ। कि मिलिट्री को कोर्सिव डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल करने का क्या तुक है? मतलब नहीं, ऑपरेशन पराक्रम वाजे कोर्सिव डिप्लोमेसी नहीं, कोर्सिव डिप्लोमेसी में देखिए, कोर्सिव डिप्लोमेसी जो इंडियन एनालिस्ट हैं, बुजुर्ग हैं उनमें से, जिन्होंने इस देश में कोर्सिव डिप्लोमेसी को काफी वेस्टर्न लिटरेचर से कॉपी करके इंडिया में फैलाया है, वो ये भूल जाते हैं कि कोर्सिव डिप्लोमेसी में अगर पुश कम्स टू अ शव, इट शुड बी देयर, सो इट हैज दैट शव हैज टू बी देयर। दैट मीन्स अगर वो नहीं मानता है दुश्मन, यू कैन नॉट पुट इम्पोज योर पॉलिटिकल विल ऑन हिम विद दैट कोर्सिव एक्शन। नहीं, तो ऑपरेशन पराक्रम से क्या हुआ? तो नहीं, टेररिस्ट इन्फ्लेंटेशन रुका नहीं, तो पाकिस्तान। एक मिनट, ऑपरेशन पराक्रम से ये हुआ कि दुनिया को ये पता चला कि हिंदुस्तान की कोर्सिव डिप्लोमेसी में दम नहीं है जी, क्योंकि पुश व्हेन इट केम टू पुश शव दे कुड नॉट गो इन बिकॉज द पॉलिटिकल लीडरशिप कुड नॉट गो इन मेंटली जी, देयरफॉर द मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट कुड नॉट गो इन। चलो सर, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब आप कोर्सिव डिप्लोमेसी की बात करते हैं, इस किताब में काफी कुछ लिखा गया कोर्सिव डिप्लोमेसी के लिए, कि जब तक कोर्सिव डिप्लोमेसी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपकी आर्म फोर्सेस हैं, अगर उनमें वो टीथ नहीं है, वो दम नहीं, अगर सरकार उनको वो दम नहीं दे रही है, तो कोर्सिव डिप्लोमेसी का कोई मतलब ही नहीं बनता है जी, एक कुछ मतलब नहीं बनता। देखिए, यहाँ गैंग वार में जनरल शंकर प्रसाद, जो माफिया वॉर होती हैं, उनमें भी एक कोर्सिव डिप्लोमेसी होती है कि साहब फलाने का फोन आया था, फोन आने का मतलब ये ईदर यू सरेंडर और रेंडर सम रैंसम व्हाटएवर इज देयर, अदरवाइज ही विल किल यू, और अगर नहीं होता तो मार ही देते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन पराक्रम में ना तो थ्रेट परसेप्शन था, न कोर्सिव जैसा दोनों स्पीकर्स ने कहा, वी मेक आवरसेल्फ द लाफिंग स्टॉक बिफोर द वर्ल्ड। जैसा दोनों स्पीकर्स ने भी कहा जी कि इस चीज से ये जाहिर नहीं हो रहा था पाकिस्तान को कि वाकई में हिंदुस्तान की आर्मी हमारे ऊपर अटैक करके हमारे को नुकसान पहुंचाएगी जी। तो क्या कोर्सिव डिप्लोमेसी हुई है? कोर्सिव डिप्लोमेसी तो तब होती जब वो अगर ये समझते कि वाकई में अगर हमने नहीं बात मानी इनकी तो ये अटैक करके हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ना तो कोई टेररिज्म पर इफेक्ट हुआ, ना कोई ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म पर इफेक्ट, ना मुशर्रफ साहब की बोलचाल में कोई फर्क आया जी। तो इससे क्या फायदा क्या हुआ? मैं लौट करके आता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन पूरी दुनिया में चर्चा ये है कि क्योंकि मुशर्रफ साहब तभी 1 साल हुआ ही हुआ, 1.5 साल हुआ ही हुआ था और चुनाव था, और शायद कुछ पूरी दुनिया की ताकतें मुशर्रफ साहब की मदद को लगी थी, शायद मुशर्रफ साहब की मदद के लिए तो कहीं ऑपरेशन पराक्रम नहीं हुआ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे ऑपरेशन पराक्रम। धूप में जाना है पर यूवी रेस से त्वचा झुलस सकती है, लेकिन अब आप जा सकते हैं क्योंकि आयुष सनस्क्रीन लोशन त्वचा को दे पोषण, गोरापन और सुरक्षा धूप से। अब धूप से क्या डरना? इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित हैं। MDS में मंजर है जहां
इसी तरह आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एनपीए दंत मंजन करना ना भूलें। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति, क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया टीएमटी, संपूर्ण सुरक्षा की घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऑपरेशन पराक्रम और इस बारे में इस बातचीत के इस दौर में चर्चा करेंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत तो ऑपरेशन पराक्रम नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जिस बात की संभावना थी कि शायद युद्ध छिड़ सकता है वो हुआ भी नहीं और हम लोग लौट करके आए। बहरहाल हम ये तो नहीं कह सकते कि लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन उससे कुछ मिला नहीं। बाहर बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. सूद और भरत वर्मा जी। जनरल शंकर प्रसाद, मुझको आप ये बताएं कि एक आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि ये फार फेस्ट आइडिया है, लेकिन पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मैगजीन्स में और सब जगह थोड़ा थोड़ा छन के ये खबर आई कि अमेरिका जनरल मुशर्रफ को स्ट्रेंथन करना चाहता था और जनरल मुशर्रफ का स्ट्रेंथन होने का मतलब ये है कि उनको एक जो लीवरेज पाकिस्तान में मिलता है वो लीवरेज उनको चाहिए था। और मुशर्रफ साहब कैसे स्ट्रेंथन हो सकते हैं जब तक कि उस देश में एंटी इंडिया फीलिंग क्रिएट नहीं की जाए और यह युद्ध का खतरा नहीं दिखाया जाए। तो उस खतरे को बरकरार रखने के लिए ये नूरा कश्ती ऑपरेशन पराक्रम जो है वो करवाया गया। आपको लगता है कि हम लोग स्केपगोट बन गए अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के तहत? मैं तो नहीं समझता कि ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये बड़े दुख की बात है जी। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो भारत में इस वक्त, जैसे हमने पहले दौर में कहा, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, इंडियन आर्मी को अगले दिन मोबिलाइज का ऑर्डर दे दिया गया। पार्लियामेंट का अटैक कोई अमेरिका के बुश साहब ने तो करवाया नहीं था और पार्लियामेंट अटैक होते ही इंडियन आर्मी को मोबिलाइज करा दिया। इतना जल्दी मैं समझता हूं बुश साहब इंडियन आर्मी को मोबिलाइज करा दे, ये शायद प्रैक्टिकल बात नहीं है। बात लौटकर वहीं आ रही है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सरकार की जो मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों मिला के एक पुलिस फोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। छोटा सा कहीं वारदात हुई, पुलिस को भेज दो। छोटी सी पार्लियामेंट में, आफ्टर ऑल पार्लियामेंट में हुआ क्या था? मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपका जवान अगर आपसे ये पूछे 10 महीने वहां तैनात रहने के बाद कि जनरल साहब मुझे ये तो बता दो आपने उनको भेजा क्यों, हमको मिला क्या? इसका जवाब मैं दे सकता हूँ? हाँ प्लीज आप दीजिए। क्योंकि मैंने ये सवाल बहुत लोगों से किया। हाँ। जब भी अपने रक्षा मंत्री जाते थे, इन्होंने काफी दौरा किया ट्रुप्स को, जवान सवाल अपने अफसरों से, क्योंकि अपना जवान बहुत डिसिप्लिन्ड है, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ इस किस्म की बात नहीं करेगा, लेकिन अपने अफसरों से पूछता था वो कि साहब आगे कदों जाना है या आगे कब जाना है। तो जब उसने देखा कि इस किस्म की कोई हरकत हो ही नहीं रही, ना ही कोई इस किस्म का डिसीजन है, ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है, लेकिन फिर बाद में पूछता कि साहब अगर आगे नहीं जाना है तो हमें यहाँ बैठा के क्यों रखा हुआ है। उसको बहुत कष्ट थे, बहुत तकलीफें थी। राजस्थान के JNK से लोग आए हुए, राजस्थान जैसलमेर में बैठे हुए हैं, कहाँ माइनस टेम्परेचर पीर पंजाल रेंज के ऊपर और कहाँ 50 डिग्री सेल्सियस, और जो टैंक के अंदर घुसा तो 55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो पानी की कमी, हाइजीन सैनिटेशन की कमी, क्योंकि वहाँ मोबिलाइजेशन सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए होती है, जस्ट बिफोर गोइंग इनटू वॉर। दैट इज योर एरिया फ्रॉम वेयर यू लॉन्च इनटू वॉर। ये नहीं कि वहाँ 10 महीने और तंबुओं में, यहाँ 5 मिनट इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो हाय दुहाई मच जाती है
और वहां पे दिन के टाइम पे जब टेम्परेचर इतना, तंबुओं में बैठे हुए हैं लोग जी, तो इतनी तकलीफें ये कि वो सवाल ये करते थे कि साहब हमें यहाँ क्यों बिठाया हुआ है फिर? नहीं तो वही भरत समझ में आ रहा है आपको कि हम हमारे पास क्या जवाब है? जो 7 लाख लोग हमारे गए वो हमसे सवाल करें तो हमारे पास क्या जवाब है? हम क्यों गए, किस लिए गए? मैंने तो शुरू में कहा नहीं, हम लोग, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बात तो इतिहास में खुलेगी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी साजिश का शिकार हुई पॉलिटिकल लीडरशिप जो नहीं। देखिए, अगर आप जो कह रहे हैं साजिश की बात, हाँ, उसके मुताबिक फिर मुशर्रफ साहब को यह भी कहा गया कि आप पार्लियामेंट पे अटैक कर दीजिए अमेरिकन ने, तो इससे आर्मी आपकी मोबिलाइज हो जाएगी दूसरी तरफ से, तो आपके वोट्स बढ़ जाएंगे। वो चीज मैं नहीं मानता हूं। मैं सीधा सीधा मानता हूं कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, सरकार ने कहा आर्मी मोबिलाइज कर दो, लोग गुस्से में आ गए, ठीक है, नी जर्क रिएक्शन, और टोटली नी जर्क रिएक्शन जो जनरल साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनी पॉलिटिकल मिलिट्री मूव हैज टू हैव अ पॉलिटिको मिलिट्री डॉक्ट्रिन, फॉर दैट यू हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। 12 या 18 साल से आपके साथ प्रॉक्सी वॉर नहीं, तो आप ये कह सकते हैं जनरल शंकर प्रसाद, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि मेरे पास समय खत्म हुआ, लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पराक्रम is a politically failure or militarily successful? How you will define that? The operation has had no outcome. Okay. इसका कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हम लोग 1 घंटे से डिस्कस कर रहे हैं, फायदे भी मैंने बताए थे बीच में क्या हुए, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। और जो जवान ये सही सवाल पूछता है कि साहब ऑपरेशन पराक्रम का क्या मतलब था और इससे क्या हासिल हुआ, नहीं, अगर इसका जवाब मैं जनरल आपसे ये कहता हूं, एज ए मिलिट्री हिस्टोरियन, अगर मैं आपसे एक वर्ड पूछूं कि हाउ यू विल डिफाइन ऑपरेशन पराक्रम, तो आप क्या कहेंगे? इट डिड नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव। ओके, भरत जी। इट इज अ लेसन हाउ नेवर टू मोबिलाइज मिलिट्री लाइक अ पुलिस फोर्स। सर, नेवर डिप्लॉय योर फोर्सेस अनलेस योर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आर एब्सोल्युटली क्लियर। नहीं तो अंजाम यही निकलेगा जो ऑपरेशन पराक्रम से निकला कि लौट के बुजुर्ग घर के। हाँ, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल शंकर प्रसाद, आपका भी, भरत जी आपका भी, और जनरल वी के सूद आपका भी। और ऑपरेशन पराक्रम, जैसे कि जनरल वी के सूद ने लिखा है, द वॉर अनफिनिश्ड। इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता है, और इतिहासकार जब भी इस ऑपरेशन पराक्रम को लिखेंगे तो और दस्तावेज आएंगे, और चीजें उभर करके आएंगी, और जो जिस चीज का जिक्र मैंने किया, खास तौर से उस बात का जिक्र जरूर होगा कभी ना कभी इतिहास में कि हमारे राजनीतिक नेता ऑपरेशन पराक्रम का हुक्म करने से पहले अपने उद्देश्य में क्लियर क्यों नहीं थे, साफ क्यों नहीं थे। इस बात का जवाब इस देश में मिलेगा, थोड़ी देर से सही, क्योंकि इतिहास कभी बंद नहीं होता है और इतिहास कभी छुपाया भी नहीं जाता है। हम फिर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर फिर कभी, और हम कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। घटना चक्र, सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। फिजूल गैस इस्तेमाल करने से कोई भी फैमिली बर्बाद हो सकती है।